नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने हम सभी आर्ट ऑफ टीचिंग पर बात कर रहे हैं, शिक्षण कला पर बात कर रहे हैं। दोस्त, आप सभी के पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे और हम सभी चैप्टर वाइज चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। दोस्त, बात करें तो हम सभी कि जो सिलेबस में दिया गया चैप्टर है, जिसमें से शिक्षण है, शिक्षण स्तर है, शिक्षण के उद्देश्य है, सूक्ष्म शिक्षण है, आकलन की बात करें जिसे असेसमेंट बोलते हैं, इवेल्युएशन की बात की जाए, विकास के अर्थ, विशेषताएं, विकास के सिद्धांत हैं, इन सभी चैप्टरों से आप सभी के पेपर में आने वाले हैं दोस्त क्वेश्चन। तो सभी बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्त, बात करेंगे हम सभी, ध्यान दें, कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में, तो ध्यान देंगे। दोस्त, आप सभी बात करें तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा और बात किया जाए 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा, 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। उसके साथ साथ बात करें अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं, बैच में ज्वाइन हो। और बात करेंगे, ज़्यादा ना बात करते हुए हम सभी प्रैक्टिस सेशन पर चलते हैं और सीखेंगे, समझेंगे। बात करें पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, बताइए इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। जी दोस्त, कारा आपसे पूछ रहा है करें कि पारंपरिक रूप से मैस्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है। करा 2, 6, 5, 3। ये दोस्त बताएंगे। आप जानते हैं मैस्लो की बात करें तो मैस्लो को आप जानते हैं मानवतावाद के जनक बोले जाते हैं, मानवतावाद के जनक बोले जाते हैं। इनकी बात करें तो इन्होंने जो दिया था सिद्धांत उसे हम जानते हैं, जिसे नाभिकीय मांग का सिद्धांत बोला जाता है। मैस्लो का जो सिद्धांत है नाभिकीय मांग का सिद्धांत कहलाता है, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत कहलाता है। और इन सभी नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। अपेड़ा से संबंधित इनका सिद्धांत था, जिसे और नाम से बोलते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत भी इनके नाम को आवश्यकता का सिद्धांत भी बोलते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान देंगे दोस्त। तो मैस्लो से बात करें तो कह रहा कि कितने प्रकार से आवश्यकताओं को वर्णित किया, या 2 किया था, 6 किया था, 5 किया था, 3 किया था, ये बताने का प्रयास करेंगे। दोस्त, आप जानते हैं जिनको उनका जो सिद्धांत था उसमें बात किया आवश्यकताओं को 5 प्रकार से इन्होंने वर्णित किया था। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से वर्णित किया था दोस्त। कितने प्रकार से दोस्त? 5 प्रकार से वर्णित किया था। जिसमें से बात करें तो इन्होंने सबसे जो न्यूनतम स्तर रखा था, जो सबसे न्यूनतम स्तर रखा था, न्यूनतम स्तर रखा था, उसे न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम स्तर पर रखा था दैहिक मांग। किसे में रखा था? दैहिक मांग को रखा था। और आपसे पूछा जाए सबसे सर्वोच्च स्तर पर किसको रखा था? सर्वोच्च स्तर पर की बात करें, सर्वोच्च स्तर या फिर पूछा जाता है जिसे बोला जाता है स्वयथार्थीकरण, स्वयथार्थीकरण भी बोला जाता है, स्वार्थीकरण भी बोला जाता है, स्वयथार्थीकरण बोला जाता है, जिसे हम जानते हैं आत्मसिद्धि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आत्मसिद्धि भी बोला जाता है अंतिम चरण को। तो अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे न्यूनतम स्तर दैहिक मांग, और आपसे पूछे सर्वोच्च स्तर का नाम पूछे तो आप बता देंगे उसे आत्मसिद्धि का मांग बोला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह रहा कि अब्राहम मैस्लो कौन थे? कह रहा था प्रयोजनवादी, अब व्यवहारवादी, मानवतावादी, यथार्थवादी। ध्यान देंगे दोस्त, आप सभी जानते हैं प्रयोजनवादी की बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, वह बोले जाते हैं जॉन डीबी को बोला जाता है। जॉन डीबी जो समर्थक थे किसके? प्रयोजनवाद के। किल्कपैट्रिक की बात करें, किल्कपैट्रिक की बात करें तो यह मानने वाले थे किल्कपैट्रिक हैं, और इसे बोला जाता है किल्कपैट्रिक बोला जाता है, इसे किल्कपैट्रिक भी नाम दिया जाता है। क्या? किल्कपैट्रिक भी नाम दिया जाता है, किल्कपैट्रिक भी बोला जाता है। और ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछे व्यवहारवादियों में पूछा जाए दोस्त, या इसे बात किया जाए व्यवहारवादियों में बात करें तो आप जानते हैं वाटसन हो गए। वाटसन क्या बोलते हैं? वाटसन व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं। इसमें बात करें स्किनर है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर हैं। थॉर्नडाइक हैं, बात किया जाए थॉर्नडाइक हैं। और इसमें से बात किया जाए पॉलाव हैं। ये सभी क्या बोले जाते हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बोले जाते हैं। और मानवतावादी में बात करें तो इसमें बोले जाते हैं अब मैस्लो हो गए, और बात किया जाए कार्ल रोजर्स हो गए। कार्ल रोजर्स ये सभी क्या हैं? मानवतावादी। रोजर्स ये सभी क्या हैं? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं।
तो दोस्त आपसे पूछ रहा है अब्राहम मैस्लो कौन थे, तो ध्यान देंगे अब्राहम मैस्लो की बात किया जाए तो अब्राहम मैस्लो कौन थे, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझे, ऐसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देने को मिलेंगे। हम सभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3rd नंबर क्वेश्चन ध्यान दें और बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट होगा। अब अवधारणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड हैं, क्लार्क हल हैं, मैकडूगल हैं, मॉर्गन है। बात करेंगे, आप सभी इसमें से बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट होगा। फ्रायड की बात करें तो फ्रायड क्या बोले जाते हैं? फ्रायड की बात करें तो फ्रायड की बात जब आप करते हैं तो फ्रायड बोले जाते हैं। जो दोस्त सिगमंड फ्रायड, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और बात करें पेशे से क्या थे? पेशे से बात करें, एक बात किया जाए, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, मनोचिकित्सक थे। क्या थे? मनोचिकित्सक थे। मनोचिकित्सक बोले जाते थे, मनोचिकित्सक थे। कौन? वह बात किया जाए वह फ्रायड थे। अब आप बात करते हो फ्रायड की, जब आप बात करते हैं तो फ्रायड ने सिद्धांत दिया है, कई सिद्धांत दिए हैं सिगमंड फ्रायड ने, जिसे हम जानते हैं व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया। और आप जानते भी हैं सिगमंड फ्रायड की बात करें तो इन्होंने अल्फ्रेडा की बात करें तो इलेक्ट्रा बात करें, इन्होंने इलेक्ट्रा ओडिपस ग्रंथ की बात की है, ओडिपस ग्रंथ की बात की है, ग्रंथ का बात किया है इन्होंने। और इसमें बात करें सिगमंड फ्रायड की बात करें तो अल्फ्रेडा का बात करें तो अल्फ्रेडा का इरोस की बात करें, इरोस और थनाटोस के बारे में बताया, इरोस थनाटोस के बारे में बताया है इन्होंने। तो थनाटोस के बारे में बताया है, या भी ध्यान देंगे थनाटोस के बारे में बताया। जिसे इरोस की बात करें तो इरोस आप जानते हैं जिसे बोला जाता है जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा बोली जाती है, या पेपर में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए थनाटोस की बात करें तो इसे बोला जाता है मृत्यु इच्छा के नाम से बोला जाता है, मृत्यु इच्छा के नाम से जाना जाता है। अब क्लार्क हल की बात करें तो क्लार्क हल आप जानते हैं इनका जो सिद्धांत था अल्फ्रेडा की बात करें तो इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया था। और आप जानते हैं मैकडूगल की बात करें तो मैकडूगल ने क्या दिया? अल्फ्रेडा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। और मैकडूगल की बात करें दोस्त, मैकडूगल ने और क्या दिया है? मैकडूगल की बात किया जाए तो इनको बोला जाता है उद्देश्यवाद का जनक। किसे बोला जाता है? उद्देश्यवाद का जनक, वाद का जनक, या इसे हम बोलते हैं, या उद्देश्यवाद को बोलते हैं हार्मिकवाद का जनक। क्या? हार्मिकवाद का जनक, हार्मिकवाद का जनक बोलते हैं। और बात करें हार्मिक किस शब्द का भाषा का शब्द है? हार्मिक आपसे पूछे किस भाषा का शब्द है? हार्मिक बातें तो यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का क्या है? भाषा का शब्द है। इस बात को भी क्या करेंगे? ध्यान देंगे दोस्त। और मॉर्गन मोरे की बात करें तो यह भी संबंधित थे अल्फ्रेडा से, इन्होंने भी सिद्धांत दिया था। लेकिन बात किया जाए जो आप सभी से पूछ रहा है वह मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पूछ रहा है अल्फ्रेडा का, तो राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें आप सभी से पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 4th नंबर के लिए। बताएं क्या आंसर होगा? अल्फ्रेडा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा किस सीखने की समृद्धि कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने की, अपेक्षाओं का स्वरूप निम्न स्तर पर, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने या विद्यार्थी से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने की। तो बताएंगे 4th नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे दोस्त इसमें से क्या राइट आंसर होगा। जी अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। कहा कि अल्फ्रेडा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को किसके द्वारा सीखने की संवर्धित कर सकता है? बात करें विद्यार्थियों को वास्तविक अपेक्षा रखने की, किससे? उसकी वास्तविक अपेक्षा रखने से संवर्धित कर सकता है। क्योंकि ध्यान देंगे उसे जो वास्तविक अपेक्षाएं, जो नेचुरल एक तरीके से रियल अपेक्षाएं हैं वही रख सकता है। बात करें स्वरूप निम्न स्तर, अरे स्वरूप निम्न स्तर की बात कहाँ से हो जाएगी? अगर अपेक्षाओं का स्वरूप निम्न स्तर मतलब बहुत निम्न स्तर रखना चाहिए, लेकिन उसे क्या रखना चाहिए? वास्तविक स्तर, मतलब कितना बच्चा कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, उतना रखना चाहिए। तो इसलिए दोस्त बात करें ए राइट होगा। अगर किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए भाई, थोड़ा ना थोड़ा अपेक्षा तो रखनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं बच्चों से, कुछ ना कुछ वास्तविक अपेक्षा रखें। अगर बहुत ज्यादा, ये भी गलत है।
तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ना बात किया जाए वह वास्तविक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, ध्यान देंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 5th नंबर के लिए। आप बताएं इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। करा दोस्त के द्वारा निपुणता अभिन्यास को प्रोत्साहित किया जाता है, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने तरह शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना से, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री दे करके, अनप्रेक्षित लेकर के। बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। और क्वेश्चन अच्छा है, 5th नंबर के लिए बताएं इसमें से क्या राइट होगा। तो करा कि किसके द्वारा निपुणता अभिन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। तो आप बताएंगे बच्चों को व्यक्तिगत है उस पर हम ध्यान ज्यादा केंद्रित करेंगे तो क्या होगा, ध्यान केंद्रित करके निपुणता अभिन्यास को ज्यादा प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे पर हम जब फोकस करके चीजें करते हैं तो ज्यादा तरीके से बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाता है। तो इसीलिए अगर निपुणता अभिन्यास की बात करें तो प्रोत्साहित किया जा सकता है तो व्यक्तिगत होगा। कर बी में क्या रहा, सफलता की परस्पर तुलना करके। तो आप जानते हैं तुलना शब्द क्या है, अपने आप में गलत है। सी की बात करें गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास दे करके, गृह कार्य बहुत ज्यादा अभ्यास करके देंगे तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अधिक से अधिक क्या होनी चाहिए, उसको व्यक्तिगत प्रयास पर ध्यान दे, मतलब उसको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए राइट होगा। कर अनप्रेक्षित लेकर के, तो यह ऑप्शन गलत है, ना हमारा बी होगा ना सी ना डी, ए इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए 3 व्यक्ति हैं, 3 क्या शिक्षार्थी, आ बा और सा, 3 क्या है शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ते हैं। करा कि आ को यह विषय रोचक लगता है, को अंग्रेजी, जो आ नाम का बच्चा है वह विद्यार्थी, उसको क्या लगता है, अंग्रेजी रोचक लगता है। करा कि और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी, बा की बात करें, बा कोई बच्चा है, आपने मैंने बताया कि अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में अपना पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा इसलिए पढ़ता है, अगर सा भी बात करें, सा इसलिए क्यों पढ़ रहा है, कह रहा है कि क्योंकि उसकी प्राथमिकता सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना है। तो आ बा सा का उद्देश्य क्रमशः क्या है, करा निपुणता, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, कर निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा या निपुणता, या निष्पादन उपेक्षा या निपुणता या निष्पादन, या फिर कर निपुणता या निष्पादन उपेक्षा या निष्पादन। तो दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, आप बताएंगे अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसमें गलती आप कर सकते हैं, बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। तो आप देखिए, ध्यान दें, पहले बात करें आ क्या कर रहा है, आ किस लिए पढ़ा है। आ बात करें, आ इसलिए पढ़ा है क्योंकि वह उसे रोचक लगता है। क्या लगता है, आ को रोचक लगता है। बा इसलिए पढ़े क्योंकि वह क्या लाती है, प्रथम स्थान लाती है। क्या, प्रथम स्थान लाने की कोशिश करे, प्रथम स्थान लाने की कोशिश करे। सा इसलिए पढ़ता है क्योंकि वह ग्रेड के चक्कर में, किसके, ग्रेड के चक्कर में। तो मतलब ध्यान देंगे, जो जिसको रोचक लगता है वह क्या कहलाएगा, निपुणता। मतलब अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है चीजें तो हम उसमें निपुणता हासिल करने की कोशिश करें। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन जिसमें निपुणता होगा वही हमारा राइट होगा। तो इसका मतलब है कि निपुणता ए में है और डी में है, तो बी और सी में निपुणता है नहीं, कट हो जाएगा, क्या हट जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि बी क्या किस लिए लाती है, प्रथम स्थान। तो प्रथम स्थान का मतलब निष्पादन करना चाहती है, तो प्रथम स्थान क्या है, निष्पादन करना चाहती है। क्या करना चाहती है, निष्पादन करना चाहती है, इसलिए हमारा यह हो जाएगा ए ऑप्शन। तो निष्पादन होना, और निष्पादन उपेक्षा का मतलब है, ध्यान दें, वह ग्रेड के लिए। निष्पादन उपेक्षा का मतलब है जो पास के साथ साथ ग्रेड, मतलब ग्रेड वाला ना चाहती है तो निष्पादन की उपेक्षा करनी चाहती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो जो सबसे पहले रोचकता का मतलब, हमें अगर रोचक लग रहा है चीजें तो उसमें हम तो निपुणता करेंगे, सबसे पहले तो बात यह है। तो इसलिए बी और सी में तो है नहीं, तो इसलिए हमारा बात करें। और अगर हम बात किया जाए वह दूसरा क्या, प्रथम स्थान की बात करें तो निष्पादन करना चाहते हैं। हमारा क्या लक्ष्य है, वह प्रथम स्थान लाना है। निष्पादन का मतलब है लक्ष्य एक तरीके से निष्पादित करना, और उसके बाद ग्रेड लाना है, तो निष्पादन उपेक्षा हो जाएगा। राइट ऑप्शन होगा, इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। कह रहा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदनात्मक गामक अवस्था। ध्यान दें दोस्त, आप जानते हैं जो जीन पियाजे का सिद्धांत वह क्या कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है, डेवलपमेंट का सिद्धांत कहलाता है, या तो आप जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो इनके सिद्धांत में कितने चरण थे, आप जानते हैं 4 चरण थे। तो 4 चरण की बात करें तो आप ये भी जानते हैं, जो पहला चरण कहलाता है संवेदी गामक, उसे बोला जाता है, या इंद्रिय गामक अवस्था बोला जाता है। और पहले की एज की बात करें तो पहले का एज भी आप जानते हैं, तो पहले का कितना होता है, 0 से 2 वर्ष होता है। और दूसरे की बात करें, अगर आपसे दूसरा कोई पूछे दूसरा क्या है, तो आप जानते हैं वह 2 से 7 बोला जाता है, जिसे बोला जाए, जिसे
दोस्त जानते हैं आप सभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरे की बात करें जिसे हम जानते हैं 7 से 11 होता है जिसे मूर्त बोला जाता है, और चौथे की बात करें जिसका 11 से 15 होता है और जिसे हम सभी बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो करा कि पियाजे के अनुसार तृतीय अवस्था, तो तृतीय में क्या होता है जिसे मूर्त बोला जाता है, तृतीय को क्या बोला जाता है दोस्त, वह बोला जाता है मूर्त बोला जाता है या ठोस बोला जाता है, क्या मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त या ठोस बोला जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वह राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन, क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। आप देख पा रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसमें क्या क्या घटित होती है, इसमें बात किया जाए विलोमिता का गुण पाया जाता है, किसमें, विलोमिता का गुण पाया जाता है, विलोमिता का गुण पाया जाता है। इसमें क्या बोला जाता है, संरक्षण पाया जाता है, क्या संरक्षण पाया जाता है। इसमें बात करें क्या पाया जाता है, विकेंद्रीकरण पाया जाता है, विकेंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। इसमें बात करें क्या करेगा बच्चा, इसमें जो अमूर्त चिंतन करने का शुरुआत हो जाता है, क्या अमूर्त चिंतन की शुरुआत, थोड़ा सा शुरुआत होना, स्टार्ट होना, आरंभ हो जाता है, मतलब शुरुआत होता है धीरे धीरे। अगर आपसे पूछे कि इसमें और क्या चीजें होती हैं, या सारी चीजें इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें पूछी जाती हैं दोस्त, तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। करा कि 1 नंबर के लिए बताएं, अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। करा दोस्त, करा कि अच्छा क्वेश्चन, करा कि एक बालक अपनी बालक काली गाय, बालक क्या करती है, काली गाय को, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देख करके डरने लगता है। मतलब जो भी काला है, जो भी काला है उसी से क्या करता है, काला से क्या है, बच्चा डरता है, काला से बालक जो है डरता है, बालक क्या है, डरता है। तो डरता है तो इसका मतलब है उसके प्रति काला क्या उसके लिए हो गया, उसके पर उद्दीपक का काम कर रहा है। क्या काला क्या कर रहा है, काला क्या काम कर रहा है बच्चे के लिए, उद्दीपक का काम कर रहा है। क्योंकि उद्दीपक कहाँ है, वह काला वस्तु कहाँ है, काला वस्तु को बात करें बच्चे के वातावरण में है, कहाँ पे है, बच्चे के वातावरण में है। तो काला वस्तु उसके लिए, बच्चे के लिए उद्दीपक का काम कर रहा है, जिससे बोलते स्टिमुलस, स्टिमुलस बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं, जिसे उद्दीपक बोला जाता है। तो इसका मतलब है अब सारी की सारी वस्तुओं से क्या करेगा, डर रहा है, का जो काली वस्तु है। इस प्रकार से अनुबंधन जो निहित है, कर अनुक्रिया सामान्यकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसके लिए काला क्या है, उद्दीपक है। इसका मतलब उद्दीपक के प्रति क्या हो गया, उसके सामान्यकरण हो गया। राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो गया, उद्दीपक के प्रति बच्चे का जो एक तरीके से सामान्यकरण हो गया। क्योंकि सामान्यकरण का मतलब है अब वो एडाप्ट कर लिया एक तरीके से, उसको काली चीजों से अब उसका पूरा सामान्यकरण हो चुका, काले से डर रहा है। जहां भी देखिए काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु से क्या करता है, देखकर डरता है। तो वह काला कहाँ है, उसके उद्दीपक में है, वातावरण में है। उद्दीपक कहाँ मौजूद होगा, वातावरण में। तो इसलिए उद्दीपक क्या हो गया, उसके प्रति सामान्यकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। करा कि अगले क्वेश्चन की बात करें तो बताने का प्रयास करेंगे, प्रचलित वस्तुओं से में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, समायोजन, साम्यधारण, आत्मसातकरण या संगठन। अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, आप सभी बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। जी दोस्त, इसमें से बताने का प्रयास करें आपका क्या राइट आंसर हो सकता है, जी बताने का प्रयास करेंगे दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप सभी इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ध्यान देते हैं हम सभी, समझिए। करा कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को क्या बोला जाता है। बात करें जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे की बात करें दोस्त, जीन पियाजे ने एक शब्द दिया, क्या दिया वह शब्द था अनुकूलन। क्या था, अनुकूलन। अनुकूलन उन्होंने दिया, अनुकूलन एक शब्द दिया। अनुकूलन बताया दो तरीके से हम चीज को क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं। दो तरीके से अनुकूलित करते हैं, दो तरीके से अनुकूलित करेंगे। पहला उन्होंने बताया समायोजन करते हैं, किसी चीज का क्या करते हैं, समायोजन या समायोजन करते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि हम दूसरी चीज को क्या करते हैं, समावेशन करते हैं, समावेशन करते हैं, या इसे बोलते हैं आत्मसात करते हैं। क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, समावेशन या आत्मसात करते हैं। तो अगर पूछा जाए, उन्होंने बताया कि समायोजन में हम क्या करते हैं, जो नई जानकारियों में और पुरानी जानकारी में अंतर करते हैं। नई जानकारी और पुरानी जानकारी, नई जानकारी एवं पुरानी जानकारी में अंतर करते हैं, पुरानी जानकारी में अंतर करते हैं, जानकारी में अंतर करते हैं। इसमें पुरानी और नई जानकारी में अंतर करते हैं। इसमें उन्होंने बताया नई जानकारी को महत्व देते हैं। क्या, नई जानकारी को महत्व देते हैं। इसमें जिसमें बोला जाए समायोजन में, आत्मसात में क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को मिला लेते हैं। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को हम क्या करते हैं, नई जानकारी को मिला लेते हैं।
मिला लेते हैं और इन्होंने कहा कि हम इसमें क्या देते हैं, पुरानी जानकारी को महत्व देते हैं। क्या उन्होंने बताया, इसमें हम पुरानी जानकारी को महत्व देते हैं, पुरानी जानकारी को क्या देते हैं, जानकारी को महत्व देते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो अब ध्यान दें, अब आपके सामने क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। करा कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने, मतलब क्या करा, मिला रहा है। इसका मतलब यही तो हो रहा है ना, जो प्रचलित जानकारी है उसी जानकारी में क्या करा, मिला रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, आत्मसातकरण होगा। राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। अगर कहता है कि उसमें अंतर कर रहा है तो हम क्या कर हो जाता, फिर हमारा समायोजन होता, लेकिन अंतर नहीं कर रहा, मिला रहा है। इसलिए दोस्त हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, वह होगा सेकंड, मतलब समावेशन या आत्मसात होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। करा अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है, फिर से 10 नंबर क्वेश्चन। करा नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमाओं में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वह कहलाता है अनुकूलन या आत्मसात या समायोजन या आत्मकेंद्रता। आप बताएंगे इसमें से क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। मैंने आप बताया, ध्यान दें, करा कि दोस्त मैंने आपको बताया था कि क्या पुरानी अनुकूलन में मैंने अनुकूलन को बताया दो तरीके से, अनुकूलन को मैंने अनुकूलन बताया था कि दो तरीके से अनुकूलन करते हैं हम। तो दो तरीके से करते हैं, जिसमें से मैंने बताया कि समावेशन में क्या करते हैं, समावेशन में हम नई जानकारी और पुरानी जानकारी को एक ही में मिला लेते हैं, मतलब जो पुरानी जानकारी है नई जानकारी को मिलाते हैं। और मैंने समायोजन में बताया कि उसमें अंतर करते हैं, समायोजन में अंतर करते हैं। तो यही तो करा, नई जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, तो या वर्तमान स्कीमा क्या है, पुरानी जानकारी है। तो जो वर्तमान स्कीमा है वह पुरानी जानकारी है। पुरानी जानकारी में बदलाव की प्रक्रिया, करा बदलाव की प्रक्रिया, मतलब बदलाव का मतलब समझिए वह अंतर कर रहा है। क्या कर रहा है, अंतर कर रहा है। क्या दोस्त, अंतर कर रहा है। मैंने अंतर करना बताया था। जब अंतर करेगा दोस्त तो क्या कहलाएगा, वह मैंने बताया समायोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, समायोजन। इसलिए दोस्त हमारा क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे ध्यान दें, शुरुआत में बात करें तो बच्चा, जैसे आपने देखा, बालिए कोई छोटा सा बच्चा है, वह घोड़े को जाते हुए देखा, घोड़े को देखा। तो घोड़े को जब देखता है और घोड़े को देखा, इसके बाद थोड़ी देर बाद वह किसको देखा, ऊंट को देखा। अब घोड़े को देखा तो उसको देखा कि 4 पैर हैं। घोड़े के पास कितने हैं, 4 पैर हैं। क्या है, 4 पैर हैं। अब ऊंट को जब देखा बच्चा थोड़ी देर बाद, तो फिर उसके भी कितने थे, 4 पैर थे। तो इसमें अगर मान लीजिए जब उसने देखा, पहली बार देखा, घोड़े के पास 4 पैर हैं और ऊंट के पास भी 4 पैर हैं। अब क्या कर रहा है, वह देखने के बाद कहा कि देखिए वह एक ही में जानकारी मिला लिया, मतलब जब जिसको देख रहा 4 पैर है उसको एक ही नाम दे रहा, उसी में मिला रहे। तो इसका मतलब है, अगर बच्चा देखिए, ध्यान दें, अगर आपसे बच्चा कहे फिर घोड़े को देखा, तो 4 पैर थे, घोड़े को देखा 4 पैर थे और घोड़ा अब क्या था, स्पीड से चल रहा था। क्या था, स्पीड से चल रहा था घोड़े को। और बात करें ऊंट को देखा तो कहा कि 4 पैर तो हैं, घोड़े के पास भी 4 पैर है, ऊंट के पास भी 4 पैर है, लेकिन ऊंट में अब क्या है, ऊंट क्या है, 4 पैर उसके पास भी है, लेकिन वह कितना स्लो मोशन में चल रहा है। किस में चल रहा है, स्लो मोशन में चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है। ऊंट क्या चल रहा है, स्लो मोशन में चल रहा है। तो वह क्या कर रहा, अब अंतर कर रहा। क्या कर रहा, अंतर कर रहा है। और जब अंतर कर रहा तो अब क्या करेगा, अंतर करना, इसका मतलब क्या कर रहा दोस्त, वह अपने आप को समायोजन कर रहा। क्या कर रहा है, समायोजन कर रहा है। और हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझ जाइए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे बात करें 11 नंबर के लिए, बताएं क्या राइट होगा। करा पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। कर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक। आप बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट होगा। जब जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो यह बोला जाता है 2 से 7 वर्ष। अगर आपसे पूछे औपचारिक की बात करें तो आप जानते हैं 11 से 15 वर्ष बोला जाता है। मूल संक्रियात्मक की बात करें तो 7 से 11 वर्ष बोला जाता है। संवेदी पेशी की बात करें 0 से 2 वर्ष बोला जाता है।
दोस्त इसमें से करा 2 से 7 वर्ष की एज को क्या बोला जाता है, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। राइट ऑप्शन होगा इसमें से इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझ जाइए, ऐसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 12 नंबर के लिए, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? पियाजे के द्वारा, चोम्स्की के द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा, स्किनर के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा, ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। करा कि भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ध्यान देंगे, भाषा विचार जब आप सिद्धांत पढ़ते होंगे, भाषा एवं विचार एक आप सभी के चैप्टर है। भाषा की बात करें, लैंग्वेज एंड थॉट की बात करें, जिसे हम जानते हैं लैंग्वेज ऑफ थॉट के नाम से भी जानते हैं। अगर ध्यान दें लैंग्वेज थॉट की बात किया जाए दोस्त, तो इसमें से जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे अगर पूछा जाए जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं, तो आप कहेंगे उनके द्वारा विचार को महत्व दिया जाता है। विचार को महत्व दिया जाता है, बात करें, और विचार को महत्व दिया जाता है। वाइगोस्की को बात करें तो वाइगोस्की की बात करें तो उनके द्वारा क्या महत्व दिया जाता है? भाषा को महत्व दिया जाता है। किसको? भाषा को महत्व दिया जाता है। तो ऐसी बात आप ध्यान देंगे। आपसे पूछ रहा है कि आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई थी, वह राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? सी इज द राइट ऑप्शन। यह क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। यह क्वेश्चन क्या है? अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 13 नंबर के लिए बताएं, करण निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र बोलते हैं जेडपीडी, जिसे आप बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से बोला जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से बोला जाता है। या भी ध्यान देंगे, करण निकटतम विकास का क्षेत्र संदर्भित किससे करता है? करण उस चरण से, ध्यान दें, करण उस चरण को जो अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, उस एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही स्तर के बीच कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने की बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है। दोस्त बताएंगे 13 नंबर के लिए क्या इसमें से राइट होगा। ध्यान दें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहता है, ध्यान देंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो जेडपीडी के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था, अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे वाइगोस्की बताए थे। वाइगोस्की की बात करें तो उन्होंने बताया कि जब हम कार्य स्टार्ट करते हैं, कोई बच्चा कार्य स्टार्ट करता है, अब बीच में जाकर के क्या फंस जाता है, और लक्ष्य यहाँ जो बीच में फंस रहा है, जो बीच में क्या हो रहा है, फंस रहा है बच्चा, जो फंस रहा है कोई वयस्क उसकी सहायता करके आगे बढ़ाता है। और अगर इसे पूछे जाए क्या होता है, यह स्थायी प्रक्रिया है। क्या है? स्थायी प्रक्रिया है। इसका क्या है? इसका लक्ष्य है बच्चे का। अब हम ध्यान देंगे, शुरुआत में कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जब आप यह भी ध्यान दें, वह इसमें क्या होता है, जेडपीडी में क्या होता है, जेडपीडी में बच्चा बीच में फंसता है, कोई ना कोई बच्चा उसका सहायता करता है। कार्य स्टार्ट हो चुका है, मतलब कार्य स्टार्ट कर दिया जाता है और बच्चा बीच में जाके फंस जाता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी न किसी व्यक्ति का हेल्प लेता है। इसका मतलब है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ चार कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, इसका मतलब होगा राइट ऑप्शन होगा सी द राइट ऑप्शन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, ध्यान देंगे 14 नंबर के लिए बताएं दोस्त, इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। दोनों भाषा को बच्चे के विचार से जन्म लेती हुई मानते हैं। वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। जिन पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। ध्यान देंगे, मैंने आपको दोस्त बताया, मैंने यही आपको बताने का प्रयास किया कि जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे की बात किया जाए, जीन पियाजे की जब आप बात करते हैं तो इनका मानना था कि थॉट महत्वपूर्ण है। क्या है? थॉट महत्वपूर्ण है। थॉट पहले होगा, विचार पहले होगा, बाद में क्या होगा? विचार पहले, बाद में भाषा जन्म लेती है, बाद में भाषा महत्वपूर्ण होता है। वहीं पर अगर आपसे पूछे वाइगोस्की से पूछे, वाइगोस्की के बारे में पूछे, तो आप बताते हैं वाइगोस्की के बारे में कहते हैं
कि दोस्त बात करें वाइगोस्की के बारे में, कहते हैं कि पहले इनका मानना था भाषा पहले है बाद में विचार है। पहला भाषा पहले, बाद में क्या है, बाद में विचार इंपॉर्टेंट है। किसका मानना था? वाइगोत्स्की का। तो दोस्त इसमें से कार्य सेंटेंस में जो इसमें देख पा रहे होंगे, सी ऑप्शन राइट होगा। क्या? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता। ठीक है, यहां तक तो सेंटेंस सही है। अब कह रहा है कि और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो यही तो होगा, तो मतलब सेंटेंस इसमें सही है, सी ऑप्शन। और बी में देखते हैं वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार पहले जन्म लेता है। इसका मतलब विचार नहीं, इनके लिए वाइगोस्की के लिए भाषा इंपॉर्टेंट था। इसमें अगर पियाजे के अनुसार भाषा तो गलत हो जाएगा, भाषा नहीं, इनके लिए विचार था। तो हमारा या बी गलत होगा, सी राइट है। कारण दोनों भाषा के बच्चों को जन्म लेती है। तो एक भाषा मानते थे, एक विचार मानते थे। यह भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। और डी की बात करें तो यह भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि यह भाषा से विचार बोल रहे हैं, गलत है सेंटेंस। तो राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 15 नंबर के लिए। दोस्त बताएं, करा कि निम्न सिद्धांतों में कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालक, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? कर एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत, या जीन पियाजे के संज्ञान विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्त आप जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने बताया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति की बात करें, संज्ञानात्मक विकास की बात करने वाली बात करें तो जीन पियाजे थे। और जीन पियाजे ने ही क्या बताया था? संवेदीगामक, पूर्व परिचालक जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, सुदृढ़ परिचालक की बात करें जिसे मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं, औपचारिक परिचालक की बात करें जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो इसका मतलब कौन होगा? इसमें से राइट आंसर होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 स्टेज में इन्होंने अपना चरण दिया था। कितने में? 8 में। और जो बात करें फ्रायड का मनोयोग मानसिक यौन विकास का सिद्धांत, इन्होंने 5 चरण में दिया था। कितने चरण में? 5 चरण में दिया था इन्होंने भी। बात करें तो एरिक एरिक्सन 8 चरण में, और इन्होंने जो सिगमंड फ्रायड हैं वह 5 चरण में दिया था यौन विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का विकास की सिद्धांत बात करें, नैतिक विकास की बात करें, कोहलबर्ग की बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर पर बात किया था। हर स्तर की बात करें तो 2-2 उपचरण की बात किए थे। कितना? 2-2 उपचरण की बात किए थे। इसलिए दोस्त हमारा क्या राइट होगा? वह सी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। करा की इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन दोस्त बात करें यूपी 888 पेट का है। कंप्लीट पैकेज आपके सामने होगा। कंप्लीट कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 1299 का है। इंडिविजुअल बैच की बात करें 249 का है। डिटेल बुक की बात करें 299 में है। प्रैक्टिस बुक 90 रुपये में है। कॉम्बो बुक की बात करें 380 रुपये में आपको प्रोवाइड होगा। 2 बुक आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं। संपूर्ण अध्ययन सामग्री की बुक है, प्रैक्टिस बुक है। इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी दिक्कत के लिए आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए, यहाँ पर आप सभी संपर्क करें। साथ बात करें आधुनिक इतिहास की क्लास चल रही है सर की, और इंडिविजुअल बैच है, उसमें जुड़ सकते हैं। और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर यहाँ आप सभी के सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे 16 नंबर के लिए। बताएं, अच्छा क्वेश्चन करा कि वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह इंद्रिय गति अवस्था में हो। करा जब वह पूर्व क्रिया अवस्था में हो, करा मूर्त क्रिया अवस्था में हो, या औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। ध्यान दे करा कि वस्तुओं को क्रमबद्ध तरीके से लगा पाता है, मतलब वस्तु को क्रमबद्धता लगा पाता है, वस्तु को क्रम से या व्यवस्थित ढंग से कर पाता है। क्रम से या व्यवस्थित तरीके से कर पाता है, इस्तेमाल करता है। तो ऐसा मानने वाला बात करें तो हमारा क्या राइट होगा? इसमें से बात करें वह बोला जाता है सी ऑप्शन, जिसे मूल संक्रिया अवस्था बोला जाता है। और बच्चा 7 से 11 वर्ष की एज में इसमें करता है। इसमें बच्चा और क्या काम करता है? इसमें बात करें वर्गीकरण का गुण आता है, क्लासिफिकेशन का गुण, मतलब क्लासिफिकेशन कर लेता है। इसमें बच्चा संरक्षण कर लेता है। क्या कर लेता है? संरक्षण कर लेता है। बच्चा क्या कर लेता है? विलोमिता हो जाती है, बच्चे में विलोमिता का गुण हो जाता है। इसमें बच्चे में क्या होता है? बच्चे में इसमें बात करें तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है कि शुरुआत कर देता है, शुरुआत या आरंभ करता है, या सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्त। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी इज द राइट ऑप्शन होता है। आपका क्या होगा? सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 17 नंबर के लिए। बताएं, करा किसी वस्तु स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में
प्राप्त होती है। तो दोस्त कर वस्तु स्थायित्व की बात कर रहा है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है किसी वस्तु के प्रति, क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है किसी वस्तु के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी वस्तु के प्रति आपका, वस्तु के प्रति आपका ध्यान लगा रहे, वस्तु के प्रति आपका ध्यान, आपका ध्यान क्या है, आपका ध्यान लगा रहे, ध्यान लगा रहना क्या कहलाता, लगा रहना वह क्या कहलाएगा, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। क्या कहलाता है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। तो इस बात को ध्यान देंगे, वस्तु स्थायित्व, वस्तु क्या कहलाता है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। क्या कहलाता है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। अगर किसी वस्तु के प्रति, जैसे छोटा बच्चा है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी आप फोन से बात कर रहे हैं और वस्तु को क्या करते हैं, उस फोन को पीछे चुरा लेते हैं और बच्चा फिर भी मांगता है आपसे, मतलब बात कर रहे हैं तो मांगेगा, तो मांगता है तो आप क्या करते हैं, पीछे चुरा लेते हो, कहते कौवा ले गया, तब भी बच्चा पीछे आके घूम के देखता है। इसका मतलब है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब बना है उस वस्तु का, उस सामान का प्रति, वस्तु का जो आपका क्या बच्चे का ध्यान लगा रहता है, मतलब प्रतिबिंब बना है, इसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। और वस्तु स्थायित्व का गुण बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के पेपर में पूछा गया कई बार। ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछे किसमें से आएगा, इसमें से कौन सा राइट होगा, तो आप बताएंगे संवेदी। संवेदी गामक में 0 से 2 वर्ष में ऐसा गुण विकसित हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक पूर्व चालक की बात करें, इसमें क्या होता है, अविलोमिता का गुण होता है। क्या होता है, अविलोमिता का गुण, अविलोमिता का गुण। संरक्षण का अभाव होता है। क्या होता है, संरक्षण का अभाव होता है, संरक्षण का अभाव होता है। आपसे पूछा जाए इसमें और क्या होता है, इसमें अहम केंद्रता का गुण पाया जाता है। किसमें, अहम केंद्रता का गुण पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका अहम केंद्रता, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर पूछ लेता कि अहम केंद्रता पूछा होता तो हम क्या मानते, फिर हम मानते बी ऑप्शन करते। लेकिन आपसे अगर पूछे अनुकरण का गुण किस में पाया जाता है, अनुकरण का गुण किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे संवेदी गामक में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह सुस्थायित्व तो पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 18 नंबर के लिए। दोस्त बताएं, कर जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञान विकास बालक के अपने इंद्रियों का प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने में होता है। मतलब आप जानते हैं बच्चा किसके माध्यम से सीखेगा, बच्चा किसके माध्यम कर, बच्चा किसके माध्यम, बच्चा सीख रहा किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, किसके माध्यम, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से सीख रहा है। बात करें बच्चा किससे सीख रहा है, इंद्रियों के माध्यम से। बच्चा और किससे सीख रहा है, बच्चा संवेदी पेशी, संवेदी जो पेशी अवस्था है, संवेदी पेशी, जैसे संवेदनी पेशी अवस्था इसे बोला जाता है। मतलब संवेदना के आधार पर बच्चा सीख रहा है, किसके आधार पर, संवेदना के आधार पर। संवेदना किससे करेगा बच्चा, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से वह प्रकट करेगा। तो इसका मतलब है दोस्त हमारा क्या राइट होगा, वह बच्चा यह गुण किस में करता है, 0 से 2 वर्ष में करता है, 0 से 2 वर्ष में करता है। राइट आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा ज्ञानेंद्रिय अवस्था, जिससे ए इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। अब हमें पूर्व परिचालक की बात कर रहा है, पूर्व परिचालक की बात करते हैं, जिससे हमारा एज इसमें से होगा 2 से 7 वर्ष होगा। अगर ठोस की बात कर रहा है तो 7 से 11 होता है। क्या होता है, ठोस की बात करें 7 से 11 होता है। राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 19 नंबर के लिए। दोस्त बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, कर जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव था कि बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। क्वेश्चन अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, जो बात करें, ध्यान देंगे दोस्त, बात किया जाए जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, आपसे पूछे तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड के थे, स्विट्जरलैंड के थे। और बात करें शुरुआत में पेशे से क्या थे, शुरुआत में पेशे से जंतु वैज्ञानिक थे। क्या थे, जंतु वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। और आपसे पूछे बाद में इन्होंने
बाद में इन्होंने क्या बना, बाद में ये क्या बने, मनोवैज्ञानिक बने। क्या बने, मनोवैज्ञानिक बने। अगर आपसे पूछे कि इनका जो सिद्धांत है वह क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अगर आपसे पूछे दोस्त तो इनका मानना था इन्होंने प्रयोग कितने वर्षों तक किया था, प्रयोग की बात करें लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग किया, और बच्चों पर प्रयोग करके इन्होंने बताया कि जो बच्चों की सोच है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। इनका मानना था, क्या मानना था, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। क्या मानते थे वो, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, एक क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है, नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है, खुद से करता है। ऐसा मानना था किसका, वह दोस्त बात करें जीन पियाजे का मानना था। जीन पियाजे कहते थे बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप से वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं, भिन्न होती हैं। ऐसा किसका मानना था, जीन पियाजे मानना था, भिन्न होती हैं। और इसीलिए हमारा क्या राइट होगा दोस्त, बात करें वह राइट आंसर होगा सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझिए, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं दोस्त। तो जीन पियाजे का जो प्रमुख सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव की बात करें सिद्धांत का, वह सिद्धांत का मेन था उनका उद्देश्य जो उन्होंने बताया, बच्चों की जो सोच है वह गुणात्मक रूप से क्या है, वयस्कों से भिन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दें पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 20 नंबर के लिए दोस्त बताएं, करा कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। करा अस्थायी अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों का अनुक्रमणिता, कर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक सोच, कर संरक्षण या कक्षा समावेशन। तो मैंने आपको बताया जो संरक्षण या आपसे पूछ रहा है दोस्त, यहाँ ध्यान देंगे मूर्त की बात कर रहा है। तो मैंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम जानते हैं दोस्त कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। अब हम बात करें इसका एज की बात करें, 7 से 11 वर्ष होता है। क्या होता है, 7 से 11 वर्ष होता है। क्या होता है, 7 से 11 वर्ष। और इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, जैसे संरक्षण का गुण पाया जाएगा, संरक्षण का गुण पाया जाता है, मतलब बच्चा संरक्षित करने लगता है वस्तु को। तो आपका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट ऑप्शन। जो स्थायी मतलब अनुकरण की बात करें, अस्थायित अनुकरण की बात करें तो ये इंद्रिय गामक में पाया जाता है। किसमें, इंद्रिय गामक का विशेषता है। और इंद्रिय गामक की बात करें तो इसका एज आप जानते हैं 0 से 2 वर्ष है। कर प्रतीकात्मक खेल और विचारों का अनुक्रमणिता की बात करें, या इसे बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पाया जाता है, जिसे हम जानते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। और इसकी एज की बात करें तो इसकी एज की बात करें दोस्त, जिसे हम जानते हैं 2 से 7 वर्ष बोला जाता है। क्या, 2 से 7 वर्ष बोला जाता है। और परिकल्पित निगमनात्मक की बात करें, जिसे हम जानते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इस नाम से बोला जाता है, संक्रियात्मक अवस्था इस नाम से बोला जाता है। और इसकी एज की बात करें तो आप जानते हैं 11 से 15 वर्ष बोला जाता है। तो दोस्त इसमें से हमारा जो राइट होगा वह सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझिए, ऐसे आप सभी के पेपर में मिलते हैं क्वेश्चन देखने को। 21 नंबर के लिए बताएं, कारक की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्येक दिया था बंडूरा द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, स्किनर के द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा। तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया अभी क्वेश्चन आया था, जेडपीडी की बात करें जिसे हम जानते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या देने वाला व्यक्ति कौन था, वाइगोस्की था। कौन था, वाइगोस्की था। और अब बात किया जाए, शुरुआत में आप क्या करते हैं, कार्य स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में कार्य को स्टार्ट करेंगे, बीच में जब जाकर आप फंस जाते हैं, क्या हो जाता है, बीच में क्या होता है दोस्त, बीच में जब आप जाते हैं फंस, बीच में जब आप कार्य स्टार्ट किए बीच में फंस जाते हैं और लक्ष्य आपका यहाँ है, तो बात करें जो बीच का क्षेत्र है उसे बोला जाता है जेडपीडी। और जेडपीडी क्या है, एक स्थायी प्रक्रिया है, या आप सभी से पूछी जाती है। क्या बोलते हैं, पूछी जाती है, स्थायी प्रक्रिया है। और दोस्त इसमें से क्या राइट होगा, इसमें से बात करें तो वह क्या राइट होगा, वाइगोत्स्की राइट होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। बंडूरा की बात करें तो बंडूरा का सिद्धांत कहलाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत,
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्या? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, जिसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी बोला जाता है। जीन पियाजे आप जानते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और स्किनर की बात करें, स्किनर का जो सिद्धांत कहलाता है वह क्या कहलाता है? आर-एस बॉन्ड इन्होंने बताया था। और इसमें से बात किया जाए तो यह आपसे जो पूछ रहा है जेडपीडी किसका? वाइगोस्की के द्वारा दिया गया संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है। राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। ध्यान दें, कर वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है, यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा उत्पाद होता है, क्रय औपचारिक क्रिया शिक्षा का उत्पादन होता है, यह समावेशन या समायोजन का परिणाम होता है। बताएंगे 22 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा? इसमें से आप बताएंगे दोस्त, इसमें से क्या राइट होगा? बताने का प्रयास करेंगे, क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा? बताने का दोस्त बताने का प्रयास करें आप सभी, क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है? तो करा कि यह संस्कारों को आनुवांशिक रूप से आनुवांशिकरण के द्वारा होता है, गलत है। करा कि आनुवांशिकरण के आनुवांशिकता से होता है, तो इनका मानना नहीं था। किसका? वाइगोस्की क्या मानते थे? ध्यान देंगे, वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? पहले ध्यान देंगे, वाइगोस्की की बात करें तो यह क्या कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे, रूस के निवासी थे। और इनका मानना था जो बच्चे का विकास होता है, इनका क्या मानना था? इनका मानना था वाइगोस्की का, इनका मानना था बच्चे का विकास कैसे होगा? बच्चे का विकास की बात करें, इनका मानना था बच्चे का विकास होगा समाज से। बच्चा समाज से क्या करेगा? समाज से अंतःक्रिया करेगा, अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है, अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करता है, ज्ञान का सृजन करता। ऐसा किसका मानना था दोस्त? इसका मानना था वाइगोस्की का। तो दोस्त इसमें से क्या होगा? आनुवांशिकता कोई नहीं मानता था, सभी क्या मानते थे? वातावरण को मानते थे। किसको मानते थे? वातावरण को। कौन मानता था? वातावरण की बात करें तो जीन पियाजे मानते थे, आनुवांशिक कोई नहीं। ध्यान देंगे, सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, कौन मानता था? वाइगोस्की। और राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। तो हमारा जो अगर बात करें यह समावेशन और समायोजन शब्द किसका है? यह बात करें अनुकूलन का प्रकार है। किसका है? अनुकूलन का प्रकार है। और अनुकूलन शब्द किसने दिया था? वह देने वाला व्यक्ति था जीन पियाजे थे। तो हमसे क्या पूछ रहा? वाइगोस्की के बारे में पूछ रहा दोस्त। तो वाइगोस्की का जो मानना था, उनका मानना था विकास कैसे होगा? समाज से बच्चा क्या करता? अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करते अपने ज्ञान का सृजन कर लेता है। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 23 नंबर के लिए दोस्त बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। एक बाल केंद्रित में बच्चे समानता सीखते हैं। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से या समूहों में। तो आप जानते हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसे एक रूप से और बोल सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा को क्या बोलते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा में बात करें, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? बालक महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? बालक को महत्व दिया जाता है। बालक को केंद्र में रखा जाता है। बालक को केंद्र में रख करके बालक क्या करेगा? बालक होता है मुख्य बिंदु। बालक क्या होगा? बालक मुख्य बिंदु होता है। मुख्य बिंदु होगा, शिक्षक होगा क्या? मुख्य बिंदु होता है। शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक पर्दे के पीछे, शिक्षक का कार्य हेल्प करना होता है। क्या है? हेल्प करना होता है। हेल्प करना होता है। वह हेल्प कैसे करेगा? वह परामर्शदाता के रूप में हेल्प करेगा, दाता के रूप में करेगा। वह सुविधा प्रदाता के रूप में करेगा। किसके रूप में? सुविधा प्रदाता के रूप में करेगा। वह कैसे करेगा? वह बात करें मार्गदर्शक के रूप में करेगा। किसके रूप में? मार्गदर्शक के रूप में करेगा। इसलिए दोस्त बात किया जाए, जो हमारा राइट आंसर होगा वह मानना था कि समानता बच्चे कैसे सीखते हैं। जो बाल केंद्रित शिक्षा कहता, वह कहता बच्चा वैयक्तिक रूप से इंडिविजुअल भी सीखता है और ग्रुपिंग में भी सीखता है। राइट ऑप्शन होगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्या आपका 23 का ए राइट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 24 नंबर के लिए बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलते हैं। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जनक की बात करें तो आप बताएंगे, इसे बोल देंगे आप सभी जॉन डीवी को बोला जाता है। किसको? जॉन डीवी को बोला जाता है।
जॉन डीवी को बोला जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और इनका मानना था कि बच्चा कैसे सीखेगा, करके सीखता। कैसे सीखता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो कहता है करके सीखने पर जोर देता है, करके सीखने पर जोर देता है, लर्निंग बाय डूइंग पर। किस पर? लर्निंग बाय डूइंग पर यह मानना था, डूइंग पर इसका मानना था। किसका? वह प्रगतिशील शिक्षा का मानना है। तो कह रहा कि इसमें से ध्यान दें, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता की बात करते हैं। कह रहा विशेषता कौन सी है? तो कह रहा कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। कह रहा केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित गलत है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित सिर्फ बच्चों को, जो प्रगतिशील शिक्षा कहता है बच्चों को कैसे होना चाहिए, वह पुस्तकों पर ज्ञान नहीं होना चाहिए, बच्चों का सहयोगात्मक ज्ञान होना चाहिए। कैसे? बच्चों में कैसा सहयोगात्मक ज्ञान होना चाहिए? सहयोगात्मक ज्ञान होना चाहिए। बच्चे में कैसा होना चाहिए ज्ञान? आलोचनात्मक ज्ञान होना चाहिए, आलोचनात्मक ज्ञान होना चाहिए, आलोचनात्मक ज्ञान होना चाहिए। बच्चे में क्या होना चाहिए? बच्चे में समालोचनात्मक ज्ञान होना चाहिए, समालोचनात्मक ज्ञान होना चाहिए, लोचनात्मक ज्ञान होना चाहिए। बच्चे में कैसा होना चाहिए? बच्चे में क्रिटिकल ध्यान, मतलब बात करें रचनात्मक ज्ञान होना चाहिए। किसमें? रचनात्मक ज्ञान होना चाहिए। ऐसा किसका मानना था? प्रगतिशील का। तो दोस्त कह रहा कि पाठ्य पुस्तकों पर आधारित गलत होगा। कर परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना, तो परीक्षाओं में अच्छे अंक मानना ऐसा प्रगतिशील की विशेषता नहीं है। कर बार बार दोहराना कि अब बार बार ली जाने वाली परीक्षाओं, तो बार बार ली गई परीक्षाओं में भी यह मानना इसका नहीं है। किसका? प्रगतिशील। राइट ऑप्शन होगा समय सारणी जो टाइम टेबल में लचीलापन कहता है, फ्लेक्सिबिलिटी का होना चाहिए। टाइम टेबल में क्या होना चाहिए? ध्यान देंगे, जो प्रगतिशील मानता है, प्रगतिशील मानता है दोस्त, ध्यान देंगे प्रगतिशील की बात करें, वो प्रगतिशील मानता है, प्रगतिशील मानता है क्या होना चाहिए? प्रगतिशील मानता है जो टाइम टेबल है, जो क्या है? टाइम टेबल है, टाइम टेबल है, वह कैसा होना चाहिए? उसमें क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। राइट ऑप्शन होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझिए, ऐसे कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलते हैं। 25 नंबर के लिए दोस्त बताएं, कर प्रगतिशील शिक्षा के में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है? कर कि निष्क्रिय अनुकरणों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली प्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। तो प्रगतिशील मैंने आपको बताया कि प्रगतिशील मानता है बच्चों को कैसे रूप में देखना है? सक्रिय रूप में। कैसे? सक्रिय अन्वेषण के रूप में, सक्रिय अन्वेषण के रूप में, अन्वेषक के रूप में। अन्वेषक का मतलब होता है खोजकर्ता के रूप में, खोजकर्ता के रूप में, खोजकर्ता के रूप में, सक्रिय खोजकर्ता के रूप में कौन मानता है? वह प्रोग्रेसिव एजुकेशन मानता है। और हमारा क्या राइट होगा? वह बी इज द राइट आंसर। कारण निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, निष्क्रिय नहीं। करा कि खाली प्लेटों के रूप में, गलत है। या खाली प्लेट कौन मानता है? आदर्शवाद मानता है। क्या मानता है? आदर्शवाद मानता है। तो इसलिए यह गलत हो जाएगा, या क्या होगा? गलत होगा। छोटे वयस्कों के रूप में, यह भी चीजें गलत है दोस्त। तो हमारा क्या होगा? वह सक्रिय अन्वेषकों के रूप में मानता है प्रगतिशील शिक्षा, बी इज द राइट ऑप्शन। 26 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? करा प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश और मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा और एक रूप मूल्यांकन मापदंड, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित अधिगम। प्रगतिशील शिक्षा क्या मानता है? प्रगतिशील शिक्षा मानता है दोस्त, मैंने आपको बताया बच्चे की क्षमता में कितना विश्वास रखने की बात करता है। किसमें? विश्वास रखने की बात करता है। बच्चे की जो क्षमता, जो पावर है, बच्चे की क्षमता, बच्चे की संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है बच्चे में, उस पर विश्वास करना, ऐसा मानता है। यह अवधारणा किस पर केंद्रित है? प्रमुख केंद्र है। जो प्रगतिशील शिक्षा है, इसकी मुख्य जो अवधारणा है, उसके प्रमुख जो बारे में जो मुख्य अवधारणा की बात करें, वह मानता है बच्चे की क्षमता में हमको देखना है, बच्चे में जितने क्षमता उसी के अनुरूप काम करेंगे। बच्चे में कितना पॉसिबिलिटी है उस पर संभावना की बात, और बच्चे में क्या करना है, मुझे टेस्ट करना है, विश्वास करना है बच्चों में। तो कारण मानक निर्देशित गलत है। यहाँ पर लचीला निर्देश होता तो सही होता, इसलिए इस तरीके से मानना क्या है? गलत है, प्रगतिशील नहीं मानता। तो बाह्य प्रेरणा तो वैसे भी गलत है, आंतरिक प्रेरणा होता तो मानते, लेकिन यहाँ गलत हो गया। और एक रूप मूल्यांकन, सबका एक रूप से मूल्यांकन नहीं हो सकता है। बात करें क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर व्यक्तियों में क्या है? वैयक्तिक भिन्नता। क्या है? वैयक्तिक भिन्नता है, वैयक्तिक भिन्नता है, जिसे हम जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अन्य व्यक्तियों में क्या है? व्यक्ति भिन्नता, गलत होगा। कर पाठ्य पुस्तकों पर आधारित या प्रगतिशील शिक्षा नहीं मानता, मैंने आपको कई बार बताया। तो राइट आंसर होगा 26 का इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 27 नंबर के लिए बताएं, कर प्रगतिवादी
प्रगतिवादी शिक्षा कैसी है? करा अनुबंधन और पूर्वबलन के सिद्धांतों पर आधारित है। करा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। करा आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। करा इस मत पर विश्वास करती है, इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। करा समय समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देते हैं। मैंने आपको बताया था प्रगतिशील शिक्षा कैसी मानती है। प्रगतिशील शिक्षा दोस्त बात करें वह आलोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन बच्चे में सक्रिय अन्वेषण के रूप में मानती है। बच्चे में जो समय सारणी जो हो, एक फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन हो, इस पर जोर देती है। बच्चों को मानती है करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होनी चाहिए शिक्षा। इस तरीके से प्रगतिशील शिक्षा बात करती है। प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो जो मानने वाले थे, सबसे समर्थक थे, जॉन डीवी कहते थे कि बच्चे को हम उसको अनुभवात्मक ज्ञान दें, बच्चे में एक्सपेरिमेंटल नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। बच्चा जो बात करे आप सर्टिफिकेट पर जोर ना दे, बच्चे के पास ज्ञान कितना है उस पर हम जोर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त बात करें यह अनुबंधन और पूर्वबलन पर सिद्धांतों पर आधारित है, गलत है, ऐसा नहीं मानता प्रगतिशील। करा पाठ्य पुस्तकों, मैंने आपको बताया पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रगतिशील नहीं मानता है। करा एकमात्र वैध है, तो करा कि सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमें ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैसा प्रगतिशील मानता है, तो गलत होगा। करा इस अवधारणा पर विश्वास करती शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है। और करा कि दृढ़ नहीं दोस्त, दृढ़ नहीं रहना है। करा कि वर्तमान समय बिना दंड का प्रयोग किए बच्चे नहीं पढ़ाए जा सकते। कहता है कि बच्चे को बिना मार पीट किए, बच्चे को बिना मारे पीटे पढ़ाया नहीं जा सकता। बच्चे को हम समझाने की कोशिश करेंगे, बच्चा समझ जाएगा। बच्चा एक अच्छा बच्चा है, बच्चा सभी बच्चे अच्छे हैं, आप पढ़ा नहीं पाते हैं, आप मारने पीटने की बात करते हैं, गलत है दोस्त। जो मानता है वह क्या करता है, बच्चे को समस्या समाधान और आलोचना पर अधिक बल देती है। कौन चीज? वह प्रगतिशील शिक्षा देती है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? वह डी इज द राइट ऑप्शन। तो जो समस्या समाधान है, जिसे हम जानते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से भी बोला जाता है, सॉल्विंग के नाम से भी बोला जाता है। आलोचनात्मक चिंतन को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से भी बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से भी बोलते हैं। इसलिए दोस्त हमारा इस पर आधारित मानता कौन? प्रगतिशील शिक्षा, डी इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर के लिए दोस्त बताएं, करें कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? करा क्या इसमें से सम्मिलित नहीं होता? करा गृह कार्य प्रदान करना, बालक के प्रश्न पूछने के को प्रेरित करना, तो आप जानते हैं बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, मैंने यह भी बताया है। बालक में सृजनात्मक को बढ़ावा देना, तो मैंने बताया बाल केंद्रित शिक्षा में क्या क्या होता है? बच्चे को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाना है, सही है। कर अनुभव को बढ़ाना है, सही है, प्राथमिकता देना है। बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन को पूछने के लिए टीचर से, उसके लिए भी क्या करना है? प्रेरित करना, मोटिवेट करना है। लेकिन ए में क्या करा? गृह कार्य प्रदान करना। ऐसा बाल केंद्रित शिक्षा नहीं मानता है, और जो नहीं मानता है, जो गलत है, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 29 नंबर के लिए बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, करा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। ध्यान देंगे, जो प्राथमिक लेवल की बात करें, प्राथमिक स्तर की जब आप बात करते हैं दोस्त, तो कहता है एक वर्ष में कितना कार्य होना चाहिए? वह बोला गया कि 200 कार्य दिवस होने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछे कितने घंटे होना चाहिए, तो का 800 घंटे कार्य होना चाहिए। कितने? प्राथमिक स्तर पर। बोला गया जूनियर स्तर पर पूछा जाए, अगर आपसे पूछे जूनियर स्तर पर पूछा जाए, तो आप बताएंगे एक वर्ष में कितना कार्य दिवस होना चाहिए? वह 220 कार्य दिवस होना चाहिए। कितना कार्य दिवस होना चाहिए? कार्य दिवस होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कितना घंटे होना चाहिए, तो आप बताएंगे 1000 घंटे कार्य होना चाहिए, 1000 घंटे कार्य होना चाहिए जूनियर लेवल पर। अगर आपसे कह रहा है कि अध्यापक को कहा कि एक सप्ताह में टीचर जो अध्यापक कितना वर्क करेगा, कितने घंटे एक सप्ताह में अध्यापक कार्य करेगा, वह वह 45 घंटे कार्य करेगा। कितने घंटे? 45 घंटे कार्य करेगा। इसलिए दोस्त बात किया जाए, हमारा क्या राइट आंसर होगा? वह बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? 45 घंटे कार्य करेगा एक सप्ताह में।
वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुसूची आपको पढ़ाया गया है, आरटीई मैंने पढ़ा दिया है। आरटीई से संबंधित 2009 में यह प्रावधान आया। और लागू की बात करें, आरटीई कब लागू हुई? आरटीई आप जानते हैं, आरटीई की बात किया जाए वो लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। अगर पूछा जाए सबसे पहला कौन सा देश था आरटीई को लागू करने वाला, आरटीई को सबसे पहले कौन सा देश लागू किया, कौन सा देश सबसे पहले, तो आप बताएंगे नॉर्वे देश लागू किया था। अगर आपसे पूछे भारत चौथे नंबर पर जो लागू किया था, तो आप बताएंगे 135वां, क्या है 135वां देश है। कौन सा? 135वां देश था जो लागू किया था भारत। और इसे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान देंगे, इसे आप लोग क्या देंगे? ध्यान देंगे दोस्त। यह इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 29 का 20 द राइट ऑप्शन। 29 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या राइट आंसर होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? करा कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, करा पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर लागू करना होगा, इनमें से सभी। तो दोस्त जो शिक्षक का बात की गई उसमें बोला गया शिक्षा की व्यवस्था होगी। आरटी में बोला गया शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी? समावेशी शिक्षा होगी। कैसी होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देंगे, यह बच्चे का अधिकार है। आरटी की बात करें तो आरटी जब आया तो आरटी में लिखा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 21A में है। आपसे पूछा जाए किस संविधान संशोधन के तहत आया? 86वें संविधान संशोधन के तहत आया था। कब आया था? 2002 में आया। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब कह रहा है कि इसमें से ध्यान दें, अध्यापक को निम्न कार्य में दायित्व करना होगा। बात करें, वह नियमित रूप से विद्यालय आना होगा, शिक्षक को टाइम से आएगा, मतलब अगर 8 बजे टाइम है तो 8 बजे आए, 2 बजे छुट्टी है तो 2 बजे जाए। इसका मतलब है नियमित टाइम होना चाहिए शिक्षक का, ये उपस्थिति का, या उसमें आरटी में दिया गया है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा हो, संचालन टाइम से पूरा, सिलेबस टाइम से पूरा किया जाए और निर्धारित समय में पूरा किया जाए, ऐसा सारी चीजें मानना था। आरटी में जो लिखा गया है, जो बोला गया कि निम्न में से किसका दायित्व, टीचर का क्या दायित्व है? इनमें से सभी है। तो राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चंस दोस्त आप सभी के सामने 30 क्वेश्चंस थे और हम सभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है मैं, और बताने का प्रयास किया कि अधिक से अधिक आप चीजों को समझ पाए। अगली क्लास में मिलेंगे आप सभी। एक बार जब सेशन समाप्त हो जाए करें तो एक बार आप सभी पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश किया करें दोस्त, और आप अपने राय जरूर दें कि आपको कैसा लगा सेशन, जरूर बताएं। हमारे देखिए उससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है, मतलब मोटिवेट होते हैं। आपके कमेंट पढ़ते हैं तो अच्छे कमेंट होते हैं। आपका राय, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें कि आपको कुछ क्या और पढ़ाया जाए, तो बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। आप सभी ऐसे ही क्लास में अपने अटेंडेंस को, अपने उपस्थिति को दर्ज कराते रहें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।